और सतर्क होकर अपने उद्देश्य, अपनी विचारधारा, अपना जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोगों ने एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। भारत में बहुजन समाज के अंदर एकमात्र कैडर बेस संगठन वामसिफ है। ब्राह्मणों के पास आरएसएस है, ब्राह्मणों के पास कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर बेस संगठन है, मगर ब्राह्मणों के पास जो कैडर बेस संगठन है, ऐसा बहुजन समाज के पास कोई कैडर बेस संगठन वामसेफ के अलावा, भारत मुक्ति मोर्चा के अलावा, बहुजन क्रांति मोर्चा के अलावा भारत में बहुजन समाज के पास कोई भी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाकर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि क्राउड को मीडिया के द्वारा गुमराह किया जा सकता है, दिशा भूल किया जा सकता है, और इस वजह से जो हमारे लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल तरीका जो है वो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन का ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का निर्णय किया और उस पर सारे देश भर में हम लोग अमल कर रहे हैं। ये बात सफलता की बहुत बड़ी वजह है। हमारे लोग, हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। अगर उद्देश्य के लिए हमारा काम चल रहा है तो फिर इधर उधर देखने का काम नहीं करते। इसके लिए उनके अंदर कंफ्यूजन फैलने का कोई कारण ही नहीं बनता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हम लोगों ने, एक उद्देश्य का सिद्धांत हमने डेवलप किया, दूसरा कार्य निष्पादन का सिद्धांत हमने डेवलप किया। कार्य निर्धारित है, केवल कार्यकर्ताओं को निष्पादित करना है। बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत नहीं है। कार्य निर्धारित है, केवल निष्पादित करना है। तो ये कार्य निष्पादन का दूसरा सिद्धांत हमने डेवलप कर दिया। इसकी वजह से जो निर्धारित कार्यक्रम है वो सारे देश के कार्यकर्ताओं को बताया जा चुका है, उस पर अमल चल रहा है। तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, कार्यक्रम की राह देखने की जरूरत नहीं, कार्यक्रम निर्धारित है। तीसरा सिद्धांत डेवलप कर दिया कि जो उद्देश्य निर्धारित है, जो निर्धारित कार्य उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाया हुआ कार्य, उसको निष्पादित करना है। उसको निष्पादित करने से उद्देश्य पूरा होगा और ये तभी किया जा सकता है। तो तीसरा सिद्धांत डेवलप किया गया कि ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को तीसरा सिद्धांत बताया गया। वो सिद्धांत है निगरानी, नियंत्रण एवं निर्देशन के दायरे में कार्य करना। अब नियंत्रण, निर्देशन और निगरानी के तहत कार्य करना। नियंत्रण का क्या मतलब है? नियंत्रण का बहुत स्पष्ट मतलब है। नियंत्रण के दो सिद्धांत डेवलप किए गए और वो ट्रेनिंग में बताए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है। दो सिद्धांत है, एक सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण यानी कंट्रोल, एक सिद्धांत है सेल्फ कंट्रोल और दूसरा सिद्धांत है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल कैसे होता है? आप ट्रेनिंग ले लो और उद्देश्य के लिए काम करो। जब उद्देश्य के लिए काम करोगे सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा। आइडियोलॉजी के लिए काम करोगे सेल्फ कंट्रोल होगा। कंफ्यूजन होने का मामला खत्म हो जाएगा। अगर आप प्रशिक्षण में पढ़ाए हुए सिद्धांतों के अनुसार अगर आप काम नहीं करते हो तो सेल्फ कंट्रोल खत्म होगा। जब सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा तो दूसरा सिद्धांत लागू किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। क्योंकि जो आदमी नियंत्रण में रहकर कार्य नहीं करेगा वो एक्सीडेंट जरूर करेगा। क्योंकि जैसे 4 व्हीलर गाड़ी है, अगर उसका स्टीयरिंग पर आपका ड्राइवर का कंट्रोल नहीं है तो ड्राइवर का एक्सीडेंट होना तय है।
ड्राइवर का एक्सीडेंट तब नहीं हो सकता जब उसका स्टीयरिंग पर कंट्रोल होगा। अगर स्टीयरिंग पर कंट्रोल होगा तो वो अपनी गाड़ी बचते बचाते हुए आगे बढ़ाएगा, संकट से निकालेगा और आगे निकल जाएगा, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, शांति से अपने घर में पहुंच जाएगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। मगर जब वो नियंत्रण में काम नहीं करेगा तो एक्सीडेंट होगा, गलत काम करेगा तो संगठन में काम करने वाले दूसरे लोगों के नोटिस में बात आ जाएगी। जब दूसरे लोगों के नोटिस में बात आ जाती है तो वो संगठन के सेंट्रल लेवल की जो इकाई है उसके नोटिस में आ जाती है, जानकारी हो जाती है और जानकारी होने के बाद ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल शुरू हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल शुरू किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल जब शुरू किया जाता है तो उसको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उसको वार्निंग दिया जाता है और एक दो बार अवसर देने के बाद भी अगर वो सुधार नहीं करता है तो उसको चलता कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल जो संगठन है उस पर स्थापित किया जाता है, क्योंकि बगैर कंट्रोल के उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, जो आइडियोलॉजी के प्रचार प्रसार के रिसोर्सेस है, टैलेंट के रिसोर्सेस है, समय के रिसोर्सेस है, ये 5 प्रकार के रिसोर्स है, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम। ये सारे साधनों का तभी समुचित उपयोग हो सकता है जब नियंत्रण होगा। नियंत्रण नहीं होगा तो ये साधन बिखर जाएंगे और उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो ये नियंत्रण का सिद्धांत है जिसको मैं आपको समझा रहा था। दूसरा है निर्देशन। कि आपको अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आपको निर्देश दिया जा रहा है, या कोई काम करना है तो वो काम आपको बताया जाएगा। सारे देश भर में कोई काम लागू किया जा रहा है तो निर्देश दिया जाएगा। उस निर्देश पर सारे देश के कार्यकर्ताओं को अमल करना है। इसके विपरीत अमल नहीं करना है। इसके विपरीत अमल जो होगा वो निर्देश का उल्लंघन माना जाएगा। निर्देश का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जाएगा और जो अनुशासनहीनता है वो कार्रवाई का सबब बनेगा। ये निर्देश का सिद्धांत है। और तीसरा मुद्दा है निगरानी। निगरानी का मतलब ये है कि जो भी निर्धारित कार्य है वो निर्धारित करने का तरीका बताया जाता है कि ये कार्य है, इसको ऐसा करो, ऐसा ही करो। अगर ऐसा नहीं करेगा, अलग तरीके से करेगा, निगरानी में ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि निगरानी चलती रहती है सारे देश भर में, वो ध्यान में आ जाता है। जैसे ही ध्यान में आ जाता है उस गलती को रोकने की कोशिश होती है और सुधार किया जाता है। जो ईमानदार कार्यकर्ता है, जो उद्देश्य के प्रति समर्पित है, इंटीग्रेट है, एकाग्र है, वो कभी भी इसका उल्लंघन नहीं करता है। और अगर गलती से हो गया तो सुधार करने के लिए उसको कोई इतराज नहीं होता है। अगर वो जानबूझकर कर रहा है तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, उसको चलता कर दिया जा सकता है। ये सारी बातें, ये एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत है नियंत्रण, निर्देशन और निगरानी का। इसके तहत रहकर काम करना होगा। और जो मिशनरी कार्यकर्ता है, वो मिशनरी कार्यकर्ता का एक गुण होता है, वो गुण होता है ओबीडियंसी। ओबीडियंसी का मतलब है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का अर्थ क्या है? जो आज्ञा यानी आदेश दिया जाएगा उस पर जो अमल करेगा, अमल करने वाले व्यक्ति के अंदर आज्ञाकारिता का गुण है, यह माना जाता है। जो आज्ञाकारी कार्यकर्ता होता है उसको मिशनरी माना जाता है। जो बामसेव का कार्यकर्ता है उसे मिशनरी माना जाता है। और काशीराम जी ने कहा कि मिशनरी जो कार्यकर्ता है उसको गलत नहीं माना जा सकता है कि वो अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए लगातार कार्यरत रहता है। उद्देश्य पूर्ति के लिए रहता है, उद्देश्य पूर्ति के लिए उसको कार्य बताया जाता है। उसको ये नहीं कहा जाता है कि ऐसा करो, जरा बीड़ी बिंडल लेके आओ, ऐसा करो सिगरेट का पैकेट लेके आओ, ऐसा करो 2-4 दारू की बोतल लेके आओ। ये नहीं बताया जाता। उसको बताया जाता है ये एक उद्देश्य है, ये उद्देश्य पूर्ति का कार्यक्रम है, इस पर अमल करो।
तो उसको अमल करने के लिए कोई इतराज नहीं होता है। तो इस तरह से उद्देश्य पूर्ति के दिशा में ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रशिक्षण, ये जो लोगों को तैयार किया गया है, ये कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर संकट काल में भी व्यवस्था के द्वारा जो भी संकट खड़े किए गए, उन संकटों के अंतर्गत रहकर भी जो मिशनरी कार्यकर्ता लगातार उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करता रहता है, उसे ही सही और सच्चा सकारात्मक सोच रखता है, नकारात्मक विचार नहीं रखता है, वही मिशनरी कार्यकर्ता माना जा सकता है। ये बात जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।